हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स में। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने। और इस एग्जाम के बारे में सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा। यानी अगर ग्रामीण बैंक के बारे में आप सिर्फ जानते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं जानते हैं तब तो आपको देखना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाने से आपको डिटेल एनालिसिस करने में दिक्कत जाती है। जब आप किसी चीज के बारे में सही से जानते हैं तब जाके उसका सही विश्लेषण आप कर पाते हैं और उसके बारे में आप अपनी सही रणनीति यहां पे आप दिखा पाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटोर। आज इस दृष्टि बैंकिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म से मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिस एग्जाम के बारे में सब कुछ सबको नहीं पता होता। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रामीण बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की जो पोस्ट होती है उस एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये वाली चीज तो आपको पता भी होगी। इसमें सैलरी क्या होती, इसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है। आप अगर पीओ बन के जाते हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, फिर क्या बनेंगे। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद आपको लगता है कि आपको ग्रामीण बैंक की प्रिपरेशन करनी है, आपको लगता है कि ग्रामीण बैंक आपको क्रैक करना है पीओ का एग्जाम, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज भी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगता है कि कुछ और है आपके दिमाग में जो आपको ग्रामीण बैंक के बारे में आपको जानना है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हाँ, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना और प्लीज लाइक करिएगा जरूर। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको इस पूरे के पूरे एग्जाम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन में होती है, सबसे पहले कि सर इसका वैकेंसी कब आने वाली है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सर इस बार की वैकेंसी क्या हो सकती है ना, ये सारा कुछ आपके दिमाग में होता है। मैं यहां बात करूंगा पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की। क्लर्क की बात नहीं करेंगे, क्लर्क के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम फोकस रहेंगे कि अगर ग्रामीण बैंक का पीओ निकालना है तो क्या होगा। देखो, अगर उत्तर भारत से आप बिलोंग करते हो या मैं कह रहा हूं कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो ये एग्जाम आपको मौका देता है कि आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी लेके अपनी परीक्षा को क्लियर कर लीजिए। और याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदी क्लियर करना आसान है। क्वांट और इंग्लिश में तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, सॉरी क्वांट और रीजनिंग में। यहाँ इंग्लिश आपको थोड़ा रिलैक्स फील कराएगी। तो आइए जरा जानते हैं इस वीडियो में। मैं इन तीन चार पांच मुद्दों पे तो बात करने वाला हूं कि सैलरी क्या होगी, सिलेबस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी और जॉब प्रोफाइल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ और पहलू हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रामीण बैंक का पिछले साल का 2025 में टोटल वैकेंसी कितनी आई थी। तो लगभग ये जो वैकेंसी थी वो 3924 थी। लगभग की बात करूंगा मैं, 3924। मतलब मैं यूं कहूं कि पिछले साल 2025 में ये टोटल वैकेंसी जो आई थी वो लगभग 4000 के पास पास थी, 3924 के आसपास वैकेंसी थी। और 2026 में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो अगर बात करेंगे तो देखो, क्लर्क में वैकेंसी थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन अगर पीओ की बात करूंगा मैं तो पीओ की वैकेंसी अप्रॉक्स यही रहती है। तो मैं उम्मीद ये लगा सकता हूं और विश्वास मुझे ये है कि 2026 में टोटल वैकेंसी लगभग 4000 के आसपास आ सकती है। और 4000 एक अच्छा नंबर है। मैं कह रहा हूं अगर 4000 नहीं आती, 3500 आती है, तो भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है ना। लेकिन अनुमान यही है कि इस बार भी 4000 के आसपास वैकेंसी आएगी पीओ में, और लगभग 8 या 9000 वैकेंसी आ सकती है क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है ना। देखो, क्लर्क के एग्जाम में थोड़ा भीड़ आपको ज्यादा मिलेगी, वहां कंपटीशन लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि लोग क्लर्क आसान होता है, वहां पेपर निकालना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि वहां पे बैंकिंग का सबसे आसान पेपर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर पीओ की बात करेंगे, थोड़ा क्लर्क के कंपैरिजन में कम कंपटीशन यहां रहेगा, क्योंकि यहां पे वही फॉर्म भरेंगे जिनकी ठीक ठाक तैयारी होती है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर दी। थोड़ा सा इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या और कैसे हम अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हैं। देखो, सपनों की नौकरी, गांव से देश तक की कहानी है ये। आप गांव में रह के, गांव के परिवेश में रह के, वहां के लोगों को समझ के उनके लिए काम करते हैं, एक बड़ा ही सुकून वाला अनुभव रहता है। और गांव के लोग थोड़ा सा ना कनेक्ट करते हैं आपको। आप शहर में किसी बैंक में काम करेंगे, शायद आपको लोग प्रोफेशनली आपको यहाँ पे जो भी रिलेशन आपका रहेगा उनसे, जो भी आपकी हेल्प लेंगे, आपसे कुछ कहेंगे। लेकिन गांव में लोग ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपसे कनेक्ट करते हैं। घर से आके आपको दे देंगे, भैया ये लो घी रख लो, ये लो ये हमारे यहाँ लौकी हुई है रख लो, आप थोड़ा देखो हमारे ये चीज़ है। बड़ा एक अलग ही कनेक्शन बनता है। तो यार आरआरबी जो है ना, ये आज भी वो उतनी ही वैल्यू रखती हैं जितनी वैल्यू शायद आज भी गांव में एक कनेक्शन होता है एक दूसरे का, ठीक है ना।
चलिए, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? अच्छी बात है यार, स्टेबल करियर होता है यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना पड़ता, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सोफिस्टिकेटेड वाली कहानी नहीं होती, आप बिल्कुल देसी अंदाज में काम करते हैं और अच्छे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना होगा कि अगर आप पीओ बन जाते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो पीओ बनने के बाद आपका काम क्या रहता है? सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, पीओ मतलब एक तरीके से असिस्टेंट मैनेजर होता है, और इसके लिए इसके जो काम होते हैं क्या क्या होते हैं, बैंकिंग का डेली का जो ऑपरेशंस है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा लोन डिस्ट्रीब्यूशन या क्रेडिट रिलेटेड टास्क, कभी किसी को लोन देना है, लोन से रिलेटेड चीजें या पैसा क्रेडिट से रिलेटेड डिसीजंस जो होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बात को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा जो है कभी कभी सिंगल विंडो ऑपरेशंस होता है, मतलब देखा जाए कि ब्रांच के अंदर की ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑपरेशंस में आपका वहां सहयोग रहता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं ग्रामीण स्तर पे, पॉलिसीज हैं गांव के स्तर पे, वो आपको मैनेज करने को दिया जाता है। इसके अलावा जो है ऑडिट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो है जो आपका क्लर्कियल स्टाफ है वो सही ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, उस पर भी आपको सुपरविजन करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। तो कुल मिला जुला के एक तरीके से पीओ का मतलब उसको सब कुछ करना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपको वहां पे नौकरी नौकरी करने जा रहे हो तो नौकरी बना देंगे, नहीं, आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजों को करते हो। आपको अच्छी बात यह है कि आपका डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, इंटरेक्शन आपका रहता है। गांव में तो लोग ऐसे आते हैं कि डायरेक्टली आपसे ही बात कर लेंगे, है ना, ये चीजें हो जाती हैं। चलो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को लीडरशिप एक क्वालिटी में दिखाना होता है कि भाई आप लीडर हैं, तो एक लीडर कैसे काम कर सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस भी आते हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप वहाँ पे ब्रांच मैनेजर की जगह पे आप वहाँ पे काम करते हैं। ऐसा भी होता है, वहाँ ब्रांच मैनेजर नहीं होगा, आपको ही वहाँ भेजा जाता है। देखो, इसमें प्रमोशन कैसा होता है, जब आपकी नौकरी लगती है ग्रामीण बैंक में तो आप एज अ पीओ सेलेक्ट होते हो, है ना, असिस्टेंट मैनेजर कह सकता हूं। असिस्टेंट मैनेजर के बाद फिर आप मैनेजर के पद पे जाते हो या डेप्यूटी मैनेजर के पद पे जाते हो, जनरली मैनेजर के पद पे जाओगे, जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया, है ना, डेप्यूटी मैनेजर हो गया या डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर हो गया। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है बेटा सीनियर मैनेजर या ब्रांच मैनेजर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम स्केल 3 ऑफिसर भी कहते हैं। इसके अलावा सीनियर ब्रांच मैनेजर आप बन जाते हो, फिर आप चीफ मैनेजर बनते हो, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो, डेप्यूटी जनरल मैनेजर होते हो, लास्ट में जनरल मैनेजर बन के आपका रिटायरमेंट होता है। तो ये इसकी हायर स्केल है और यहाँ से आपकी जर्नी यहाँ पे शुरू होती है। तो आपकी जर्नी जो है वो, अगर क्लर्क पद पे जाओगे तो एक पीछे और चले जाओगे, क्लर्क के लिए आपको यहाँ पे जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क यानी 2 पोस्ट आपको और पीछे रखना पड़ेगा। और पीओ में देखो आप 2 पद आगे से ही अपनी जर्नी को शुरू करते हो, तो मतलब रिटायरमेंट तक अच्छी खासी सैलरी और बहुत अच्छे पद के साथ अपने जीवन को ये रो स्ट्रेटजी करियर जो आपकी है या आपका करियर है उसको आप अलविदा कहते हो। ठीक है भाई, तो ये जरूरी चीजें आपको जानना है। अब इसका सपने तो देख लिए, सपने को पूरा करने के लिए तैयारियों पे भी काम करना पड़ेगा। तो गाइज इसकी वैकेंसी जो आती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक तो क्लर्क एक तो पीओ। एसओ का भी एग्जाम यहाँ होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसके बारे में हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजों पे काम करते हैं, मैं जरा से इसके बारे में बता देता हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसकी आपकी मान के चलो मैंने 4000 के आसपास बताई हैं। इसका जो फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो सितंबर महीने में आपका आ जाएगा। सितंबर में कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। फॉर्म भी सितंबर से इसके भरे जाएंगे। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का फॉर्म जो रहेगी वो अक्टूबर रहेगी, और एग्जाम आपका नवंबर में होगा। प्रीलिम्स आपका नवंबर में हो जाएगा, और प्रीलिम्स की डेट भी जो है वो दी गई है कि 21 और 22 नवंबर को। यही तो अच्छी बात होती है बैंकिंग में, आपको पता होता है भैया एग्जाम कब है। अभी देखो एनटीए एग्जाम करवा रही है, पता चला कि एनटीए में यूजीसी नेट का एग्जाम जो हो रहा है, पेपर फिर से लीक हो गया, तो वहां फिर से पेपर रीपेपर हो रहा है। कितना दिक्कत होती है बैंकिंग में, आपने कभी नोटिस किया है? ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ क्लियर है भैया। 21-22 नवंबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। मेंस एग्जाम आपका 20 दिसंबर को होगा, मतलब 1 महीने का गैप है। इसके अलावा जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो जनवरी में होगा, और जनवरी में ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इंटरव्यू वगैरह बीच में होता है इसमें। देखो पीओ में क्या क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम पैटर्न, आपको प्री निकालना होगा, मेंस निकालना होगा, इंटरव्यू निकालना होगा, और फिर आपकी यहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो इससे आपको ये अंदाजा लग गया कि भैया कब आने वाला है एग्जाम, कब उसका एग्जाम होगा, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात मैं फिर से कहूंगा कि इंग्लिश यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलो थोड़ा और आगे जानते हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है,
अगर मैं प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो दो ही सब्जेक्ट के साथ होता है, क्वांट और रीजनिंग। और अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से 40 नंबर की क्वांट आती है, 40 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट। यहाँ पे लैंग्वेज आप देखो, जो भी रीजनल लैंग्वेज आपकी है उस रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर हिंदी और इंग्लिश भाषा में पेपर दे सकते हो। ठीक है, आपको सेक्शनल टाइमिंग रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलती है और क्वांट के लिए आपको महज 20 मिनट मिलती है, टोटल 45 मिनट। और क्वेश्चन 80 होते हैं। इसमें कट ऑफ जो है लगभग 60-65 के आसपास अगर आप करके आते हो तो आप सेफर साइड में माने जाते हो। ठीक है भाई, आगे देखो जरा सा। मेंस की बात अगर करते हैं तो मेंस में आपके ये दो सब्जेक्ट तो रहते हैं, साथ ही साथ आपका तीसरा सब्जेक्ट जुड़ जाता है यहाँ पे। क्या बेटा जुड़ेगा यहाँ पे? इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। यानी आपके सामने इंग्लिश की जगह आप हिंदी का पेपर भी दे सकते हो। और देखो यहाँ पे क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग और जीए का जो पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस का, उसमें 40-40 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश और हिंदी ये भी 40-40 मार्क्स की होगी। आप इंग्लिश का पेपर देना चाहो इंग्लिश का दो, हिंदी में देना चाहो हिंदी में दो। ठीक है, ये चीज आपके पास ऑप्शन है। और कंप्यूटर यहाँ पे 40 क्वेश्चन होगा, हालांकि मार्क्स उसके महज 20 होते हैं। यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट के मार्क्स देखो, आपको 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स मिलता है और बाकी जगह 40 में 40 ही मिलेंगे, लेकिन कंप्यूटर क्वेश्चन 40 होगा, मार्क्स यहाँ पे 20 होंगे। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे। टाइमिंग आपको देखो सेक्शनल दे दी गई है कि क्वांट और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट, इसके अलावा आपका 15 मिनट जीए के लिए, 30 मिनट्स आपका हिंदी या इंग्लिश के लिए, और 15 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए। तो ये आपका पूरा पूरा जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो एग्जाम का होगा। मैं बता दूं, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, प्रीलिम्स मात्र क्वालिफाइंग होता है। मेंस के जो मार्क्स होते हैं दोस्तों, उसको आपको यहाँ पे ध्यान से अच्छे से करना है, क्योंकि मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के ही फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें मेंस के मार्क्स का जो रेशियो रहता है वो 80% होता है, 80%, और 20% आपका रहेगा यहाँ पे इंटरव्यू का रेशियो। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू प्रॉपर हिंदी में आप देंगे, कोई इशू नहीं यहाँ पे है। इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, जब वो क्वालिफाई करते हैं बेटा तो आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, जिसमें आपको ध्यान रखना 40% मार्क्स आपको लाने, 100 में 40 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल से हैं, और 35 नंबर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो समझ में आई बात? तो 40 नंबर तो आपको लाना पड़ता है और वो आ जाते हैं। इंटरव्यू में ज्यादा मसला नहीं रहता, मसला रहता है बेटा मेंस में। तो थोड़ा मेंस में हमको काम करना पड़ेगा। ये आपने क्या सीखा कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम यहाँ पे देते हैं। देखो, बैंकिंग के हर एग्जाम में माइनस मार्किंग आपको मिलेगी 0.25 मार्क्स की, तो वो तो आपको फिक्स है कि आपको माइनस मार्किंग यहाँ पे होके गुजरना है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को हम तैयार करेंगे, और मैं रेगुलर इसी के रिगार्डिंग तो आपको क्लासेस पढ़ाता रहता हूँ कि भाई आप एटलीस्ट उस चीज को जितना अच्छे से समझें उतना अच्छे से आप आगे अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एज होती है बेटा, देखो आरआरबीज में अच्छी बात है कि आपको मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रेजुएशन होती है। आपका फाइनल ईयर भी है तब भी नहीं चलेगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 18 साल के होंगे मिनिमम, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम में 30 साल। जितने भी बैंकिंग के पीओ के एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 30 साल होती है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 33 ईयर्स। एससी एसटी 5 साल। पीडब्ल्यूबीडी जो होंगे उनको भी आपको 10 साल मान के चलो, जो पर्सनल विद बेंच डिसेबिलिटीज होंगे। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को मेरे ख्याल से 3 साल और 5 साल के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये कहानी इसकी है। मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात कर रहा हूँ बेटा, जहां पे हम पीओ की बात करेंगे। क्लर्क में वही चीज 28 हो जाती है। तो 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम एज जनरल के लिए। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन आपको मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखो ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लाया हूं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी, मतलब एक ही पेज के अंदर आपको सारा कुछ कैसे ध्यान देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना होगा। नहीं समझ पाओगे तो आपको सिलेक्शन की राह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कठिन नहीं, खत्म हो जाएगी बेटा। अपने बेसिक्स के साथ स्टार्ट करो। आपको क्वांट और रीजनिंग और इवन इंग्लिश के बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक्स को तैयार करते करते आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करिए। क्लासेस वगैरह हमारी रेगुलर देखिए, वहां पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। उसी की बात यहाँ पे की है मैंने, डेली प्रैक्टिस आपको करना है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ओवरऑल प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार जरा ट्राई करके देखो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप अच्छा आता है इसमें। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको छोड़ना नहीं है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और ये आपके काम आएगा मेंस में, क्योंकि जाहिर सी बात है प्री और मेंस में एक ही महीने का गैप होता है गाइस। आप सिर्फ प्री की तैयारी नहीं कर सकते, प्री के साथ आपको मेंस की भी तैयारी मिलाना है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा मैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्या स्ट्रैटेजी आपको आरआरबी की नौकरी दिला सकती है।
इसके अलावा अपने आप में रिवाइज, आप रेगुलरली कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको रिवीजन जरूर करिए, वीकली करिए, डे वाइज करिए, हफ्ते 2 हफ्ते में करिए, जैसा आपको ठीक लगे। इसके अलावा आप उन पे काम करिए जो आपका वीक एरिया है, ठीक है। अपने वीक एरिया को पहचानिए, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और उस पे काम करिए, चाहे वो टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी चीज करते हैं तो टाइम सही ढंग से एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। इस टाइम टेबल को आप प्रॉपर समझेंगे तो आपको सच में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। रीजनिंग की गारंटी मैं आपको हमेशा से देता हूं कि रीजनिंग आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट में आपको जान लगाना है। और रीजनिंग के लिए आपको डेली आपको आना है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप मुझे देख रहे हैं, 1 बजे हर दिन दोपहर में, जहां पे हम रीजनिंग के बाकी सब्जेक्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और 3 बजे का सेशन डेडिकेटली पजल का सेशन होता है। और कहते हैं ना, रीजनिंग बिना पजल के अधूरी है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने बताई है 1 पेज में, आप जिसको अप्लाई कर सकते हैं 7 लाइन की। यार ये एक ऐसी चीज है ना जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन देता है कि सैलरी क्या है। गाइज आप देख सकते हो, बेसिक सैलरी लगभग 48,480 है, जिसमें आपको अलाउंस, स्पेशल अलाउंस अलाउंस मिलता है 15,571 का। डी आपका मिलता है 10,000 के आसपास का। एचआरए मिलता है लगभग 3800 के आसपास। ये तो डिपेंड करता है कहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, कुल मिला जुला के जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो लगभग पड़ती है 80,437 रुपए। 80,000 18 साल की एज में ले लोगे, 20 साल की एज में ले लोगे, 25 साल की एज में 80,000 पा जाओगे। सोचो कितना सुखमय जीवन होगा। समझ रहे हो, आप खर्चा नहीं कर पाओगे ठीक से। डिडक्शन के बाद लगभग 5-6 हजार का डिडक्शन होगा। 74,000, 74,500 की एक हैंडसम सैलरी मिलती है बेटा। मनपसंद बाइक ले सकते हो, मनपसंद कपड़े ले सकते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, हर कुछ कर लोगे। जब महीने के महीने पैसे आते हैं ना अकाउंट में, सुकून उससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं। कोई प्लान तुम्हारा इस महीने नहीं हो पाया, अगले महीने कर लेंगे। लोन भी कंपनियां देने को तैयार हो जाएंगी, सब कोई तुम्हारे लिए तैयार खड़ा होगा। आईफोन लेना है तुरंत ले सकते हो, तुरंत फाइनेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, प्रोविजनरी ऑफिसर हो। तो यार ये सब चीजें ना बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो जो अभी हम माहौल एंजॉय कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा होल्ड करके उस माहौल का इंतजार कीजिए जब आपके अकाउंट में लगभग 80,000 के आसपास सैलरी आएगी। समझ में आई बात? ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझनी है। नहीं समझोगे तो बनी बनाई चीजें आपकी यहाँ पे बिगड़ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूंगा इस पूरी कहानी के बारे में, आरआरबीज के बारे में, देखो ग्रामीण बैंक एक ऐसा सेगमेंट होता है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें ना हम जा सकते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, हम अपने आप के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात करूंगा तो अगर प्रीलिम्स में रीजनिंग के सिलेबस में देखा जाए तो अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ पजल पे ध्यान दे दो, बाकी सब हो जाएगा। क्वांट की बात करूंगा, आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया, डीआई हो गया, इन पे काम कर लो, अरिथमेटिक हो गया, आपका काम बन जाएगा। प्रीलिम्स यही क्लियर है। मेंस के बाद हम आपको तैयारी कराएंगे ना क्लास में, आपको सारा सिलेबस डिटेल में बताएंगे। उसके ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना चाहिए आपको, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सारी स्ट्रेटेजी आपको मैं दूंगा। हर वो कुछ करूंगा जो आपके सिलेक्शन में आपके साथ खड़ा हो। तो बस आपको करना ये है, आपको कंसिस्टेंट हमारे साथ जुड़े रहना है। नहीं जुड़ोगे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, और ये जो मौके निकल जाते हैं ना, फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। समझ में आई बात? वैकेंसीज का दौर चल रहा है, सिलेक्शन का दौर चल रहा है, इम्तिहान बहुत बड़ा है। हमें अपने आप को साबित करने के लिए कितना करना पड़ेगा, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। शांतनु सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम शांतनु सर के साथ खड़े हो? अगर हाँ तो इस बार मचाएंगे गाइस, इस बार तगड़े से मचाएंगे, और वो एक सीट जो हमने सोची है ना, उसको कर लेंगे। अच्छा, आपको एक बार ये भी लगता है कि सर मान लीजिए हम बिगिनर हैं, हमारी प्रिपरेशन हम कैसे करें? कुछ बताइए ना जहां से हम प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, जहां से अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हैं। तो आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक बैच भी हम आपके लिए ला चुके हैं। ये देखिए, स्पेशल ग्रामीण बैंक का बैच है। और अच्छी बात बताऊं, इसमें पीओ नहीं, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन हम कराएंगे। और अच्छी बात ये भी देखो कि यहाँ पे आपका प्री भी इसमें कवर होगा, इसमें मेंस भी कवर होगा, इंटरव्यू भी कवर होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है, सारे सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी वहां देखेंगे। हम वो नहीं पढ़ेंगे जो दुनिया पढ़ रही है, हम वो पढ़ेंगे जिससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सटीक ढंग से यहाँ पे तैयारी करेंगे। ये बैच आपके लिए आ चुका है, जिसके अंदर आपको लगभग 400 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलेंगी। 400 से ज्यादा, इतने कम टाइम में आपको यही काम करना है। बस अगर ये बैच भी ले लोगे ना तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, मॉक डिस्कशन मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। क्या चाहिए यार, सब तो मिल गया यहाँ पे।
तो आपको ये बैच लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। महज 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 ये 1499 में, यानी कि 1499 रुपए में हम आपको 80,000 पर मंथ देने जा रहे हैं। और ये 1499 रुपए जो आपको देना है, ये लगभग 5 महीने की ड्यूरेबिलिटी है भाई। 4.5 महीने का ड्यूरेशन है और वैलिडिटी 12 महीने की है। 1 साल तक पढ़ सकते हो। अगर तुम फाइनल ईयर में हो, ले लो इस बैच को, अगले साल का अगर टारगेट कर रहे हो तो 12 महीने तक बैठो, आराम से देखो, प्रैक्टिस करो। 9 सितंबर से बैच इसका शुरू हो रहा है। फॉर्म भरोगे, बैच आपके सामने होगा, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, बस कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कर लो। देखो इस बार सिलेक्शन नहीं हो तो बताना। समझ में आई बात? तो आई होप आपको इस कहानी में मजा आया होगा। और सबसे जरूरी बात कि आपने किस तरीके से आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ को कवर अप करना है, कैसे ग्रामीण बैंक को लेके चलना है। देखो इंग्लिश वाला मसला तो यहां खत्म ही हो जाता है, प्रीलिम्स में आती नहीं है और मेंस में जब आएगी तो जाहिर सी बात आपके पास हिंदी वाला ऑप्शन है, तो वो आराम से आप कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर कि जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, जनरल मैनेजर बनना है तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर से कहूंगा, कंपटीशन में आरआरबी पीओ पे फोकस, क्लर्क पे फोकस ना करके पीओ पे थोड़ा ध्यान दे दोगे ना, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में वैकेंसी ज्यादा होती है थोड़ा सा, तो भीड़ वहीं जाती है। और एक बड़ी अच्छी सी बात बता दूं आपको, बड़ी अच्छी सी लाइन हमेशा मैं डेडिकेट करता हूं कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। आरआरबी पीओ क्रैक करेंगे मिलके एक साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। कमेंट में आपका कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल योर डाउट्स। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। बस प्लीज डू कम, एंड प्लीज कम and secure your job with us. Thank you so much. Take care. Bye bye. All the best.